बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक हो गया बच्चों, ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा, बस थ्योरी आपने समझनी है कि इवेपोरेशन क्या होती है, ये कॉज क्यों होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स किस तरह से इसको इफेक्ट करते हैं, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। ठीक हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक हो गया, और मेन चीज की इवेपोरेशन जो है तो वो कूलिंग को कैसे कॉज करती है। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हमारे पास इवेपोरेशन होती है तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा क्यों होता है। ठीक हो गया, आज के लेक्चर में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इवेपोरेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम लोग फिर एप्लीकेशंस को अलग से डिस्कस करेंगे। और फिर मोस्टली बच्चों को अगर ये ना कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज वेपोराइजेशन। ठीक हो गया, तो ये जो दो वर्ड्स है ना, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस के ऊपर भी बनाऊं, ताकि आप लोगों को पता हो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। ओके हो गया, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, और जो कि है इवेपोरेशन। बच्चों, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, मतलब गैस में कन्वर्ट होता है कोई भी लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारे पास कोई भी लिक्विड क्या करे, वो गैस में कन्वर्ट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक हो गया, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप क्या करो, गर्मियों के अंदर, गर्मियों में ना मोस्टली गर्मियों का आजकल वैसे भी गर्मी चल रही है, तो आप एक गिलास पानी ले लो, उस गिलास पानी को जाके रूम में रख दो। ठीक हो गया, और उसका लेवल मार्क करके रख लो कि किस लेवल के ऊपर वो पानी मौजूद है। ठीक है, अब 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या आधा दिन गुजरने के बाद आप वापस उसी रूम में जाओ और फिर उस ग्लास के अंदर मौजूद उस पानी को देखो, वो अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आया होगा, तो पानी कहाँ गया? जिंक पी गए, क्या हुआ? तो बच्चों एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन होती है कि वाटर सरफेस, जो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, उस रूम के अंदर मौजूद और उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन का, जो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करे, वो हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक हो गया, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसकी अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो हम जो कपड़े सूखने के लिए रखते हैं, सुखाने के लिए हम कपड़े रखते हैं ना बाहर धूप पे, तो अब वहां पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं तो उस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं कपड़े में से और कपड़े सूख जाते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इन चीजों को। अच्छा, अब इवेपोरेशन की डेफिनेशन तो ये आ गई, अब मेनली बात करते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कैसे होती है, इसका कॉज क्या है। ठीक हो गया, तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास, लेट सपोज मैं साथ में डायग्राम भी एक बना लेता हूं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक लिक्विड मौजूद है। क्या है? एक लिक्विड मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं कि नहीं होते? लेट सपोज हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब देखें मेरे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड ड्यू टू कोलिजन विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आपस में कंटिन्यूसली कोलिजन कर रहे होते हैं, वॉल के साथ भी कोलिजन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन हर एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। सही हो गया, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, बट काइनेटिक एनर्जी इनकी डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। अब ये कोलिजन कर रहे हैं, अब इनकी काइनेटिक एनर्जीज में क्या है, डिफरेंस है। अब होगा क्या कि जिन मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, मैंने लिखा है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूव टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो क्या करेंगे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, अपर सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब यहां पे आ जाएंगे, अपर सरफेस पे आ जाएंगे।
ठीक है। और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो वो नीचे चले जाएंगे, वाटर में नीचे चले जाएंगे। सही हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे पास कंटेनर में वाटर है, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कोलिजन की वजह से, अब कोलिजन उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती है, कंटेनर के साथ भी हो सकती है। इस कोलिजन की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आता है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो अपर सरफेस पे आ जाएंगे, जिनकी लो होगी वो लोअर सरफेस पे आ जाएंगे। यहां तक समझ आई। अब आगे देखिए, जब वो लोअर सरफेस पे चली गई तो अब क्या हो, अब जो अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब अपर सरफेस पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी तो मौजूद हैं। ठीक हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब जाहिर बात है एयर मॉलिक्यूल्स की जो हीट होगी, जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस। ठीक हो गया। तो अब यहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स ये अपनी हीट ट्रांसफर करते हैं किसको, उन एयर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो वहां से स्केप कर जाएंगे, क्योंकि वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपना जो बॉन्डिंग स्टेट में होते हैं और जो उनके इर्द गिर्द जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो उनको ओवरकम कर देते हैं और वो वहां से स्केप करके ऊपर चले जाते हैं। और इसी प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन कॉज होने की वजह क्या है, तो वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर ली कि मेरे पास क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं बिकॉज ऑफ कोलिजन। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो अपर सरफेस पे आ जाती है, जिनकी लो है वो लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट और एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा इसका कॉज था कि काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, और फिर वो जब अपर लेवल पे पहुंचते हैं तो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल से हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये इवेपोरेशन जो है ना बच्चों, ये याद रखें कि ये ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सेंटर में से कोई मॉलिक्यूल निकल के उड़ता उड़ता ऊपर चला गया, नहीं। ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स अपर रीजन पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो कुछ हीट भी अब्सॉर्ब करेंगे और स्केप होके और ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है। पॉइंट समझ आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इवेपोरेशन के जरिए ना हमारे पास एक कूलिंग भी एक इफेक्ट क्रिएट होता है, कूलिंग का इफेक्ट कॉज होता है। ठीक हो गया, जिसकी एप्लीकेशंस में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है, तो ये एप्लीकेशंस में आएंगी। अब होता क्या है कि अब जाहिर बात है कि इवेपोरेशन के अंदर हम लोग कोई लिक्विड यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इस लिक्विड को व्हेन द लिक्विड इंटरैक्ट विद सॉलिड which have high temperature than liquid which they have high temperature than, यहाँ पे लिक्विड है। ठीक हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया है, यहाँ पे लिक्विड आएगा। मतलब कि हमने क्या किया, एक लिक्विड को लिया और उस लिक्विड को हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंक दिया जिसका टेम्परेचर उस लिक्विड के टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक, अब होगा क्या कि वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स उस ऑब्जेक्ट में से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और अपर सरफेस को स्केप करते जाएंगे, वो इवेपोरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, हम जब बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे जब हम लगाते हैं तो जिस जगह पे हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं वो जगह, वो बॉडी का वो रीजन जो है तो हमारा कूल, हमें फील होता है कि वो जगह ठंडी हो गई है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, अब परफ्यूम के अंदर हमारे पास स्प्रे के अंदर लिक्विड होता है, जैसे ही हम उस लिक्विड को वहां पे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे ही इंटरेक्ट करता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो लिक्विड वहां से हीट को जैसे ही फॉल करता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करते ही वहां से स्केप हो जाता है। तो अब मॉलिक्यूल गया तो उसने साथ हमारी बॉडी के उस एरिया की हीट को भी लेके गया। तो जब वो हीट को लेके गया तो हमें वहां पे क्या फील होता है कि हमारा वो बॉडी का जो एरिया है वो ठंडा हो गया है। तो इसके पीछे भी क्या है, इवेपोरेशन है। अगर लेट सपोज इवेपोरेशन ना हो तो हमें वो ठंडा एरिया फील ना हो, बट हमें क्या फील होता है कि हमें फील होता है कि हम जब परफ्यूम यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं कोई भी, क्योंकि तो उसके अंदर जो लिक्विड यूज होता है वो लिक्विड क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट कर जाता है। और जब अब इवेपोरेशन के जरिए हमारे पास क्या हो रही है, कूलिंग कॉज हो रही है कि नहीं हो रही।
ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पूरी, इसके अलावा हम लोग आगे जब एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे तो और भी मेथड्स हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एयर कंडीशनर के अंदर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग वन बाय वन एप्लीकेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। समझ आई? तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आए होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरे पास एक है जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि इवेपोरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ इवेपोरेशन जहां पे होती है, अब हर एक जगह पे इवेपोरेशन होती है। ठीक है, जहां पे लिक्विड पड़ा हुआ था इवेपोरेशन हो रही होगी। बट अब मसला ये है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि किसी जगह पे स्लो इवेपोरेशन हो रही होगी, किसी जगह पे फास्ट हो रही होगी। आपने 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास को ले जाके धूप पे रख दो और एक को अंदर रूम में रख दो। ठीक है, अब दोनों में इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, गीले कपड़े हैं, एक को धूप पे रख फेंक दो सूखने के लिए और एक को कमरे में डाल दो, बिछा दो। ठीक हो गया? तो अब दोनों जो है तो दोनों के अंदर इवेपोरेशन होगी, बट रेट ऑफ इवेपोरेशन डिफरेंट होगा। जब धूप पे है जो, तो वो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल्दी जो है तो इवेपोरेशन हुई है। जो कमरे में कपड़े पड़े हुए थे वो लेट सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो था। ठीक है, तो अब ये जो रेट का वर्ड है, ये इस चीज को कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, कहीं पे ज्यादा इवेपोरेशन होती है, कहीं पे कम होती है। कुछ कंडीशंस है जहां पे इवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है, कुछ कंडीशन है जहां पे इवेपोरेशन बहुत स्लो होती है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास क्या होता है, सर्दियों में इवेपोरेशन स्लो होती है, गर्मियों में फास्ट होती है। इसीलिए गर्मियों में जब हम लोग कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं कंपैरेटिवली टू सर्दियों में। सर्दियों में वो ज्यादा टाइम लगता है उनको। क्यों? क्या? क्योंकि गर्मियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन कुछ और होता है, सर्दियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन कुछ और होता है। ठीक हो गया? तो अब देखते हैं कि अब इस रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एक टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड स्पीड है। ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो अब टेम्परेचर की बात करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेट करता है। इसका मकसद क्या है कि मेरे पास 2 ग्लास हैं, उनमें मैं पानी ले लेता हूं। एक को मैंने जाके छत पे रख दिया जहां पे सूरज सनलाइट है तो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही है, और एक को मैंने किसी रूम में रख दिया जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, अब जिसको मैंने छत पे रखा है, जिस ग्लास को, उसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, मतलब वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो फास्टली जो है तो क्या करेगा, इवेपोरेट करेंगे मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, वहीं पे जो रूम के अंदर जो ग्लास पड़ा हुआ है, उस ग्लास के ऊपर जो हीट, जो उसका टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके ऊपर तो सन डायरेक्टली हीट फॉल नहीं कर रहा। ठीक हो गया? तो सनलाइट उसके ऊपर डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही, तो वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसकी वजह से वो स्लोली हीट अप होगा, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी स्लो होगा। इसकी अगर आप बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो हम मोस्टली कपड़े कमरे में भी सुखाने के लिए रखते हैं और छत पे भी रखते हैं सुखाने के लिए। ठीक है, तो जो कपड़े छत पे पड़े होते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, जो कमरे में होते हैं वो लेट सूखते हैं। क्यों? क्योंकि छत पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ हीट, और कमरे के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हमारे पास इवेपोरेशन जो है, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक हो गया? अच्छा, सेकंड है हमारे पास सरफेस एरिया। लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। अब सरफेस एरिया के ऊपर भी हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। कैसे करता है समझते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास इतना ये एक बर्तन है जिसके अंदर मैंने पानी को लिया हुआ है, और वो इतने ही मॉलिक्यूल्स को, ये जो मैंने रेड डॉट लगाए हुए हैं, इतने मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, जो कि क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और स्केप होंगे। ठीक है, अगर मैं इस बर्तन का एरिया बढ़ा देता हूं, लाइक मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, तो जैसे ही मैंने बर्तन का एरिया बढ़ाया तो जाहिर बात है मेरे पास सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी तो बढ़ जाएंगे ना। स्मॉल ग्लास में पानी लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, जग में पानी लिया, उसका एरिया कुछ और है, और एक बड़े बर्तन में पानी को डाल दिया, उसका एरिया कुछ और है। अब जग के ऊपर सरफेस एरिया के ऊपर जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है,
जिसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे और स्मॉल रेट के ऊपर जो है तो इवेपोरेट होते जाएंगे। बट उसी पानी को मैंने किसी बड़े बर्तन में डाल दिया तो बड़े बर्तन का एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से अपर सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और इवेपोरेट होते हैं, और जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो सरफेस एरिया पे ये इस तरह डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी की। अच्छा, अब ये कैसे ह्यूमिड एयर जो है तो वो कैसे इफेक्ट करती है। देखो बच्चे, हमारे पास जो ड्राई एयर होती है ना वो लेस ह्यूमिड होती है। मैंने यहाँ पे लिखा कि ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड एयर, it has ability to store more moisture, therefore low humid level increase the rate of evaporation। समझ आई? नहीं समझ आई? मैं बताता हूं। हमारे पास ड्राई एयर जो होती है ना, ड्राई एयर खुश्क हवा, अब उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है। तो एयर के अंदर जितना मॉइस्चर कम होगा तो उतना ज्यादा वो अलाउ करेगा वाटर वेपर्स को कि वो उसमें इंटर करे, उसमें एब्जॉर्ब हो। समझ आई? अब जितना वहां पे, अब पहले से ही लेट सपोज उस एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, तो जब उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर मौजूद है तो वो और वाटर को क्यों अलाउ करेगा कि वो आओ जी, वो क्योंकि जगह होगी, स्पेस होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स वहां पे एडजस्ट होंगे ना और एयर उनको एब्जॉर्ब करेगी। अब वहां पे स्पेस ही नहीं है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अब हमारे पास ड्राई एयर जो है तो वो क्या करती है, अब उसके अंदर मॉइस्चर लेवल जो है तो वो कम होता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन को हाईली अलाउ करती है कि आप इवेपोरेट होते जाओ, मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो इवेपोरेट हो और एयर के अंदर एडजस्ट होते जाए। तो ड्राई एयर भी जो है तो वो क्या करती है, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से भी हमारे पास इवेपोरेशन का जो रेट है वो इफेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं विंड स्पीड की। अब विंड स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, हवा की जो स्पीड है वो कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। देखिए बच्चों, इंक्रीज्ड विंड स्पीड ब्लोज अवे द मॉइस्ट एयर नियर द सरफेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब हवा चल रही है, ठीक है, स्लो हवा चल रही होगी तो जो मॉइस्ट एयर होगी वो तो सरफेस के ऊपर, सरफेस के करीब है ना, और यहाँ पे हमारे पास हवा चल रही है। ठीक है, अब अगर ये स्लो चलेगी तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो कि ऑलरेडी हवा में मॉइस्चर मौजूद है, तो यहाँ से और मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने से रहे, तो अब क्या होगा कि हवा तेज चलेगी, जैसी स्पीड के साथ चलेगी तो नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था टोटल इवेपोरेशन का। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीजें पसंद आसानी से समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।